लेकिन ये ईडब्ल्यूएस में भी क्लासिफिकेशन कर दो। क्या सारी तुम्हारा सब कुछ, सारे तीर हमारे ही खिलाफ चलते हैं, हमारे ही सीने पे चलते हैं? लेकिन हमारा सीना फौलाद का सीना है। हम लोग तो मजदूर तबके से निकल के आए। हजारों केंद्र की सरकार को ललकार रहा हूं आप सबके सामने, कैमरे के सामने। केंद्रीय सरकार के अंदर अगर ताकत है तो जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करवा के दिखा दे। जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के वो लोग जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, जो उनके नाम पर सत्ता में एमपी एमएलए और मंत्री बने हैं, मैं पूछना चाहता हूं आंदोलनों में रोड पर उनमें से कितने आए? आकलन तो करना पड़ेगा। आरक्षण छीनेगा, ये हम वर्षों से कह रहे थे कि प्लानिंग चल रही है। जैसा रतनलाल जी कह रहे थे हुक्मरान बनने का सपना देखते रहे, पीछे से तुम्हारी जमीन खोद दी। भाई सच्चाई से कब तक भागोगे? सरकारी स्कूल लगातार कमजोर किए जा रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों में 2.25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जिस डिग्री को करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री, आर्किटेक्ट की डिग्री या दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन डिग्रियों को जिनको लोग वजीफे के पैसे से कर लिया करते थे या बहुत ही कम पैसे पे, बहुत कम खर्च से कर लिया करते थे, आज उन डिग्रियों को करने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो पहले तो इस मुद्दे पर लड़ने से पहले ये सोच लो कि वो 20 लाख से 1-1.5 करोड़ तक अपने बच्चे की डिग्री पर खर्च करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में कितने लोगों के पास इतना पैसा है जो इस खर्चे को उठा लें? कौन सा डाटा सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्ट किया? कोई कलेक्ट किया क्या? एक ट्वीट अभी पढ़ रहा था मैं मंडल जी का, पिछले 4 साल में ईडब्ल्यूएस के 100 लोग आईएएस बने। उन 100 में से 74 आईएएस ब्राह्मण बने और 12 आईएएस ठाकुर बने, यानी हो गए 86। तो 74% तो केवल ब्राह्मण ले गए ईडब्ल्यूएस का। वो जजों को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मुद्दा वही है। ये जो हुक्मरान बनने की जो बात हम करते रहे, भाई हुक्मरान बन जाओ। मैंने पिछले दिन भी कहा था मीटिंग में, मान लो मुख्यमंत्री बन गए आप, योजना किससे बनवाओगे? ब्यूरोक्रेट से बनवाओगे? देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री यहाँ बन गए और मान लो 81 आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और 1 कैबिनेट सेक्रेटरी है मान लो, और उन 81 में से अगर 78 स्वर्ण जाति के हैं, यानी आपको प्रधानमंत्री जी को काम उन 81 लोगों से लेना है और 81 में से 78 उस मानसिकता के लोग हैं जिस मानसिकता से आप पीड़ित हो और जिसको डिफीट देकर अपने लोगों के लिए आप तरक्की का मार्ग बनाना चाहते हो। तो 78 तो पहले तो फाइलों को ही घुमाते रहेंगे, वो इस इंतजार में रहेंगे इनका 5 साल पूरा कब हो, तो आपको घुमा घुमा के आधे से ज़्यादा टाइम किल कर देंगे। और मान लो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा दबाव देने पे वो पॉलिसी बना के भी ले आए और उन्होंने बनाने में 3 से 3.5 साल लगा दिए, उसके बाद उसको आप कैबिनेट में लाओगे, कैबिनेट में पास करोगे, कैबिनेट में पास करने के बाद कोई बिल लेके विधानसभा में होगे, विधानसभा में आप पास कर लोगे, फिर वो कंसेंट के लिए जो एसेंट लेनी होती है उसके लिए राज्यपाल के पास जाएगा, 1.5 साल राज्यपाल लेके बैठ जाएगा। जैसा पश्चिमी बंगाल में हो रहा है, जैसा तमिलनाडु में हो रहा है, जहाँ या जैसा झारखंड में हो रहा है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, अगर सरकार ईमानदारी से कुछ चेंज करना चाहते है, कुछ बदलाव लाना चाहती है, वो कोई योजना बना भी लेती है तो पहले तो बनाने में उसे वो 4 साल गंवा देते हैं और बनने के बाद फिर राज्यपाल उसको
लेके बैठ जाता 1-1 साल तक, और तब तक सरकार गई, बन लो हुक्मरान, बोली आपका काम खत्म। सरकार, मैं पूछना चाहता हूं, जो अपनी भी सरकार बनी, जिसमें पिछड़ों की भी बनी है, बहुत सारे राज्यों में पिछड़ों के मुख्यमंत्री हैं आजकल, दलित भी बने एक आध, क्या एक ने भी जाति जनगणना करवाई? एक ने भी क्या आर्थिक सर्वे करवाया? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले मुद्दे पर एम नागराज वाले जजमेंट में एक 3 लेयर टेस्ट लगा दिया कि प्रमोशन तो ठीक है, आपकी डिमांड ठीक है, उन्होंने कहा भाई पहली चीज एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मान लिया, लेकिन दूसरी चीज एफिशिएंसी डाउन नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए, और तीसरी चीज आपके पास डाटा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा है, सर्वे है कि किस जाति के कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला प्रमोशन में, तो आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन कर लो। तो मैं पूछना चाहता हूं, जहां पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं या जहां दलित वर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा कोई सर्वे करवा के ऐसा डाटा कलेक्ट किया कि किस किस जाति के कितने लोग किस किस तरह की नौकरी में हैं, कितने ग्रुप ए में, कितने ग्रुप बी में, कितने सी में, कितने डी में, कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज हैं? अभी आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एक बार, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार एक हमारे आईएएस ऑफिसर थे माता प्रसाद, उनका नंबर आया कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, पहली बार भारत के इतिहास में। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस वक्त की सरकार ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुआ था उसको एक्सटेंशन दे दी 6 महीने की, उधर उसके 6 महीने बढ़ा दिए, इधर 6 महीने में माता प्रसाद रिटायर कर गए। किस हद तक ये जातिवादी लोग षड्यंत्र करते हैं। और हमारे ही अपने एक वकील, हमारी वकीलों की टीम थी जिसको हम लोगों ने मिल के बनाया था, SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन, तो हमारे साथियों ने कैट में केस डाला कि ये गलत एक्सटेंशन दिया 6 महीने का कैबिनेट सेक्रेटरी को। कैट ने उसमें स्टे कर दिया, केंद्र सरकार हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने उस स्टे को वैकेट कर दिया। वही कोर्ट के जज जब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मुद्दा आता है तो उनके चक्षु खुल जाते हैं, लेकिन जहां दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों की हकमारी होती है वहीं वो जज सो जाते हैं। जब किसी मुस्लिम की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की जमानत का मुद्दा आता है तो एक लाइन लिखी जाती है, द ऑफेंस इज ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, देयर इज एवरी एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, हेंस आई डिक्लाइन टू ग्रांट बेल। लेकिन जब मुद्दा किसी स्वर्ण जाति का आता है तो आता क्या लिखते हैं, 3 लाइन, इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद दैट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, हेंस आई ग्रांट बेल, आई इंक्लाइन टू ग्रांट बेल। यानी सोच का फर्क है, जिसको मना करना मना कर दो, जिसको देना दे दो, डिस्क्रेशन आपकी है। तो जब आप ही का जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, आप ही लोगों को देखो, आपने देखा होगा 2020 में मार्च के महीने में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। सबको पता है दंगे कराने वाला कितना बड़ा नेता है, जो आज भी भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्री है। दंगे करवाने के पीछे वो दंगे करवाए सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बाहर से बुला के, और उन दंगों में जो गिरफ्तार हुए लोगों में ज्यादातर आपको जान के ताज्जुब होगा दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोग हैं।
और जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज के हाईली एजुकेटेड जो अपने लोग को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, वो 4-4 साल से जमानत का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जमानत पे सुनवाई नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों ने जाके आग भड़काई, दंगे भड़काने का भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, वो लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, उन पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, पुलिस ने भी मना कर दिया दर्ज करने से। और जब कुछ लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी मुकदमा दर्ज करने की डायरेक्शन से मना कर दिया। और कह रहे हैं भैया जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? आप अगर कोर्ट में बैठ के भी जातिवाद खुलेआम कर रहे हो तो न्याय की उम्मीद किससे करें? लेकिन दुख की बात यह है कि इस रिजर्वेशन का फायदा केवल वो लोग ले सकते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि विद इन SC ST OBC भी बहुत तगड़ा टफ कंपटीशन है। आप चाहे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा के देख लो, उसमें जो रिटर्न नंबर आते हैं वो देख लो और इंटरव्यू का आते हैं वो देख लो। जिस जनरल कैटेगरी के रिटर्न में नंबर SC ST OBC से भी कम आते हैं, इंटरव्यू में उसको भी SC ST से 50-50 नंबर फालतू मिल जाते हैं। मेरिट तो 1 मिनट में 0 कर दिया आपने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर रिजर्वेशन ढंग से फॉलो भी हो जाए तो जिन लोगों को मिल रहा है और मिलना है, या जिन लोगों का छिन रहा है, वो ना तो इन धरने प्रदर्शन में आते, ना इन सभाओं में आते। इनमें भी ज़्यादातर रिटायर लोग आ रहे हैं या बेचारे मजदूर आ रहे हैं। मजदूर लड़ाई लड़ेगा तो नौकरी की रिजर्वेशन की, उनकी मजदूर लड़ेगा या रिटायर आदमी लड़ेगा। लेकिन जिस जवान को नौकरी चाहिए, जो लोग जज बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, IRS बन गए, IFS बन गए, जो क्लास 1 की नौकरी में चले गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, HOD बन गए, प्रोफेसर बन गए, मैं पूछना चाहता हूं वो लोग कहाँ हैं? क्या उनके सारे हक अधिकार की लड़ाई ये गरीब आदमी लड़ेगा क्या? या जो रिटायर हो गए केवल वो लड़ेगा? आपके बच्चों को कौन बताएगा तुम्हारी हकमारी हो रही है? उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं है कि ये जजमेंट आ गया और ये जजमेंट क्या है और इसमें आपका नुकसान क्या होना है। कौन बताएगा उनको? माँ बाप, मैंने ऐसे लोग देखे जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए रिजर्वेशन का लाभ लेके, लेकिन अपने उनके बच्चों को जब कॉलेज का नंबर आता है ना, तब पता लगता है उसकी जाति क्या है। फिर सोचते हैं यार मेडिकल कराना, इंजीनियरिंग कराना, कभी नंबर जनरल में ना आए तब उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तब उसे पहली बार पता लगता है। जो पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के कहता है रिजर्वेशन बहुत बेकार है, और बाद में उसे पता लगता था मैं भी खुद रिजर्व से हूं। मतलब उन माँ बाप को तब होश आता है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। बिल्ली को देख के कबूतर आंख मींचे ले तो जान बचने वाली नहीं है। बिल्ली को देखते ही उड़ेगा तो जान बच सकती है। लेकिन हमारे समाज के लोग, खासतौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी नौकरियों में हैं, जो MP MLA मंत्री बन गए, वो लोग दड़ मारे पड़े हैं। वो किसी भी आंदोलन में नजर नहीं आते। चुनाव लड़ोगे तुम, सांसद विधायक बनोगे तुम, मंत्री बनोगे तुम, गुलामी करोगे तुम, समाज के मुद्दों पर लड़ेगा मजदूर। एक भी आंदोलन बता दो शुरू से आज तक, जब मैं मंत्री था तब भी, आज विधायक हूं आज भी, एक आंदोलन बता दो जिसमें मैं आगे, सबसे आगे साथियों के साथ ना रहा हो। मैं रह सकता हूं तो बाकी क्यों नहीं रह सकते? उन्हें किस बात का डर है? उनके दिमाग से गुलामी नहीं जा रही तो वो क्या समाज की लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो संसद विधानसभा में समाज की लड़ाई लड़ेंगे? जो सिर्फ इसी बात से डरते रहते हैं यार मेरा टिकट कट जाएगा अगर मैं बोलूंगा तो। अरे तुझे टिकट ना भी कटा, तू जीत भी गया तो भी मुर्दे के बराबर है। ऐसे मुर्दों से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। हमें मिल के एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, घरों से बाहर निकालना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा आंदोलन चल रहा है, तू घर में क्या कर रहा है, हमसे आगे तू चल। गोली चलेगी तो तू पहले खाना। अरे जब इस रिजर्वेशन का लाभ सबसे पहले तू ले रहा है तो आंदोलन में पुलिस की लाठी खाने का, गोली खाने का काम मजदूर करेगा क्या? भाई लाठी भी तू ही खा, फल तू खा रहा है तो लाठी भी खा। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग मिल के इस साजिश को पहले बेनकाब करें। अपने लोगों को जगाने का काम तुम कर ही नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल जजमेंट है।
ये राजनीतिक जजमेंट है, ये आपको पूरी तरह खत्म करने की जजमेंट है। वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी तो जो जितना % रिजर्वेशन हमारा है अभी तो वही नहीं दिया जा रहा, और जहां काबिल आदमी है वहां लिख देते हैं नोट फाउंड सुटेबल। बैकलॉग भरा नहीं जा रहा, तो पहले उसे तो भरवा दो, उसके बाद सब कैटेगराइजेशन सब क्लासिफिकेशन की बात कर लेना। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस में भी क्लासिफिकेशन कर दो। क्या सारी तुम्हारा सब कुछ सारे तीर हमारे ही खिलाफ चलते हैं, हमारे ही सीने पे चलते हैं? लेकिन हमारा सीना फौलाद का सीना है। हम लोग तो मजदूर तबके से निकल के आए, हजारों साल की गुलामी झेली है। आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी, बड़ी से बड़ी सत्ता तुम्हें बचा नहीं पाएगी। केंद्र की सरकार को ललकार रहा हूं आप सबके सामने, कैमरे के सामने, केंद्रीय सरकार के अंदर अगर ताकत है तो वो जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करवा के दिखा दे, और वो ये भी सर्वे करके दिखा दे किस किस जाति को कितना कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है किस किस तरह की नौकरी में, और ये भी सर्वे करके दिखा दे देश के प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर हिस्सेदारी भागीदारी दलित पिछड़े आदिवासी की कितनी है और वो 10-12% की कितनी है। सारे आंकड़े ले तो आओ, करके दिखाओ, जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करके दिखाओ, पता तो चले किसके हिस्से में क्या आया, किसकी जनसंख्या कितनी है, उसे मिल कितना गया। उसके बाद आके कर लेना सब क्लासिफिकेशन। हम भी तैयार हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई पीछे ना रहे, सब साथ मिल के आगे बढ़े। लेकिन ऐसे केवल ये इस तरह के जजमेंट करवा के, मैं कहूँगा करवा के, चूंकि ये जुडिशियस जजमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड मुझे नजर नहीं आ रहा। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, जैसा डॉक्टर रतन लाल जी ने कहा तो आस्था के ऊपर है। जैसा बाबरी मस्जिद वाला मैटर वो आस्था के ऊपर, एविडेंस के ऊपर तो था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जब आस्था के आधार पर जजमेंट करेंगे, जैसा मैं अभी पीछे कह रहा था बाहर, एक ऐसा केस मैंने देखा जिसमें दलित महिला का बलात्कार हुआ और हाई कोर्ट के जज ने उस केस में अपराधी को यह कह के आरोप मुक्त कर दिया, बरी कर दिया कि कोई अपर कास्ट स्वर्ण जाति का आदमी अछूत के साथ, दलित के साथ रेप कर ही नहीं सकता। ये झूठा आरोप है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों पे, मुझे शर्म आती है। वो जज का किसने बना दिया ऐसे लोगों को जज? दादा जज, बाप जज, बेटा जज। ये क्लासिफिकेशन यहां भी कर दो कि एक परिवार से एक आ गया तो दोबारा दूसरा नहीं आएगा। वहां 250-300 परिवार ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते जा रहे हैं। तो ये दो तरह की नीति चलने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके हमें जेल में डाल सकते हो। हम ये जेल वेल से नहीं डरते। हम अपने दलित पिछड़ा आदिवासी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तुम 6 साल जेल में रख दो। आप हमें जेल में रख सकते हो, हमें गोली से मार सकते हो, हमारे विचार को नहीं मार सकते। हमारा विचार जिंदा भी रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। आज नहीं तो कल ऐसे जातिवादी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। दिमाग से हम भी बुद्धि से लड़ेंगे। तुम बुद्धि से अब तक जीतते आए हो, अब हम भी बुद्धि से लड़ेंगे। हम किसी भी सूरत में दलित पिछड़ा आदिवासियों के बीच ये बंटवारा स्वीकार नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर लड़ना है, किसी बहकावे में नहीं आना है और इनका पर्दाफाश करना है। क्योंकि कुछ लोग जो हमारे खुश हो रहे हैं ना, बहुत अच्छा जजमेंट है, अब हमें भी कुछ मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? क्या पैमाना होगा? सर्वे है क्या? डाटा है क्या? किसकी कितनी जनसंख्या है? ये सारा सामने लाने में नानी मर जाएगी इस केंद्र की सरकार की, राज्य सरकारों की। करके तो दिखाए। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये आपको कुछ देना ही नहीं चाहते, ये उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि आप अपने हक की बात ना कर सको, अपना हिस्सा ना मान सको, ताकि आप विकास और प्रोग्रेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में ना सोच सको, सरकार से अपने असल मुद्दों पर ना लड़ सको। आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपको कभी बाबा साहब की प्रतिमा हटाएंगे, उसमें लड़वा देंगे। कभी एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करेंगे, उसमें अटका देंगे। कभी गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ेंगे, उसमें लटका। मतलब हम अपनी सारी एनर्जी एक एक मुद्दा, एक एक साल में उसमें लगाते रहे और सारा देश का माल ये लूट के खाते रहे, ये लूट के खाते रहे। दो केवल पूंजीपति पूरे दुनिया में सबसे अमीर बना दिए। तुम्हारा यही एजेंडा बस। अरे बाकी जो दलित पिछड़ा आदिवासी है उनके हिस्से में क्या आया? तो देश तो तरक्की तब करेगा ना जब देश के सब लोग तरक्की करेंगे। 2 आदमी तरक्की कर लें, 1% लोग तरक्की कर लें, 98% बिल्कुल बेकार हो जाए, तो देश तो गर्त में जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं ना विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु कुछ नहीं बन रहे।
ये गुरघंटाल बना रहे हैं देश को, देश का सत्यानाश कर रहे हैं, और इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है, आशावान रहिए। और मैं रतन लाल जी को कहना चाहता हूँ, आप भी निराश मत होइए, अपनी बात कहते रहिए। हम लोग न्याय के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, इस तरह के मुद्दे आएंगे, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बिना निराश हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।